आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन एज ए राइट बेस्ड मॉडल। समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित प्रतिमान के रूप में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि राइट बेस्ड मॉडल जो है वो आया कैसे, बेस इसका क्या था, कहाँ से ये बना कि जो समावेशी शिक्षा है वो अधिकार के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। और जब कोई चीज अधिकार बन जाती है ना, तो वो लेना हमारा अधिकार हो जाता है। और हमारी जो संस्थाएं हैं, राज्य, देश, सरकारें, स्थानीय संस्थाएं, उन सब का वो देना जो है वो उत्तरदायित्व बन जाता है। इस टॉपिक में यही चीजें हम पढ़ेंगे कि राइट बेस्ड मॉडल जो है, राइट्स बेस्ड मॉडल, वो क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा है क्या। यहाँ पर मैंने एक तस्वीर लगाई है, एक फोटो लगाई है, जिसमें चार गोल गोल आकृतियां दिखाई गई है। पहली आकृति दिखा रही है, जो नीचे तीन आकृतियां उनमें पहली एक्सक्लूजन। ग्रीन डॉट जो हैं वो सिंबलाइज कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं सामान्य बच्चों को, जिनमें किसी भी तरह की कोई अक्षमता या डिसेबिलिटी नहीं है। दायरे के बाहर जो लाल, पीली, नीली डॉट दिखाई दे रही हैं, ये दिखा रही हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब सामान्य बच्चों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उस दायरे से बाहर कर देना एक्सक्लूजन है। हिंदी में कहते हैं विस्मावेशन, और इंक्लूसिव को कहते हैं समावेशन। समावेशन होता है मिला देना, और विस्मावेशन होता है छंटनी कर देना। उसके बाद है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है अलगाव। आप शिक्षा दे तो रहे हो, उसी जगह दे रहे हो, परंतु उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग है। एक छोटा सा दायरा और बना दिया गया है। जनरल बच्चों के लिए अलग है ग्रीन डॉट्स के लिए, और येलो, रेड और जो ब्लू डॉट हैं उनके लिए एक छोटा सा दायरा बना दिया गया है, वहां सेग्रीगेशन है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना। परंतु ये व्यवस्था है, इसमें भी इन बच्चों को अलग से रखा जाता है। उस कक्षा में ले आए, उस विद्यालय में ले आए, परंतु अब भी जो अलगाव है वो कहीं ना कहीं है, मिक्सअप होने की जगह नहीं है। और सबसे ऊपर वाला जो गोल दायरा है वो दिखा रहा है कि ग्रीन डॉट के बीच में कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं येलो है। वो मिक्सअप हो चुके हैं, वो उनमें मतलब मिश्रित हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं। ये जो व्यवस्था है ये इंक्लूसन कहलाती है। जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के अंदर पूरी तरह मिश्रित कर देते हैं, मुश्किल कार्य है परंतु असंभव नहीं है। वो जब हम कर देते हैं तब उसको हम इंक्लूसन या समावेशन या इंक्लूसिव सेटअप कहते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, वो हम पढ़ लें। Inclusive education means that all students attend and are welcomed by their neighborhood schools in age appropriate, regular classes, and are supported to learn, contribute, and participate in all aspects of the life of the school. ये जो सेंटेंस है, ये जो मीनिंग है, ये जो डेफिनेशन है, ये क्या कहती है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या सभी बच्चे हैं, उनका अगर उनके पड़ोस का जो विद्यालय है वेलकम करता है, स्वागत करता है कि आपका दाखिला यहाँ होगा। और उसके साथ साथ ये क्या करता है, एज अप्रोप्रिएट, जब उसकी पढ़ने की आयु है तब रेगुलर क्लासेस, नियमित कक्षाओं में सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। आर सपोर्टेड टू लर्न, अधिगम के लिए बच्चों को पूर्ण सहायता दी जाए। कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द स्कूल, विद्यालय जीवन के जितने भी पहलू हैं उनमें सभी बच्चे अपनी हिस्सेदारी दें और अपना जो योगदान है वो दे तब। और हम जब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, एक हाशिए पे कर देते हैं, आपको बेटा बाद में पढ़ाऊंगा, या आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, आपके साथ ही समस्या है। तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं स्कूल लाइफ की, उनमें अगर हम सभी बच्चों को, हमारा पड़ोस का जो विद्यालय है, एक विशेष आयु के अंदर नियमित कक्षाओं में सभी सहायक सेवाओं के द्वारा अगर हमें विद्यालय की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका देता है, तो उस व्यवस्था को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और ये दोनों तरह के बच्चों पर लागू होती है, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर। दूसरा,
Inclusive education is about how we develop and design our schools, classrooms, programs, and activities so that all students learn and participate together. समावेशी शिक्षा जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है, ये कहता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो कार्यक्रम है शिक्षा से जुड़े हुए, जिसमें हमारा विद्यालय आता है, उसको इस तरीके से हम विकसित करते हैं, इस तरीके से हम उसको डिजाइन करते हैं, हमारी कक्षा कक्ष को इस तरह से डिजाइन करते हैं, हमारे प्रोग्राम जिसमें हमारा पाठ्यक्रम आता है, हमारी गतिविधियां आती हैं, जो अध्ययन अध्यापन की गतिविधियां, मेथड्स क्या है, इवेल्युएशन क्या है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाएंगे, कौन से टीचिंग लर्निंग जो एड्स हैं उनका उपयोग किया जाएगा, उनको जब हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि सभी बच्चे एक साथ पढ़े और सभी बच्चे उसमें हिस्सेदारी करें, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तीसरी एक डेफिनेशन और है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट एंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स बाय इफेक्टिवली मीटिंग their diverse needs in a way that is responsive, accepting, respectful and supportive. समावेशी शिक्षा गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सभी तरह की आवश्यकता वाले बालकों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं। चार चीजें बताई हैं। रिस्पॉन्सिव, हम हमारी जिम्मेदारियों से भागते नहीं है। विद्यालय ये नहीं कहता कि जी आपको दाखिला नहीं दे सकते, आपको तो आइज की प्रॉब्लम है, आपको दाखिला नहीं दे सकते, आप तो थोड़ा सा आईक्यू लेवल लो है, आपको दाखिला नहीं दे सकते, आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, आपको दाखिला नहीं दे सकते, आप ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हो। एक्सेप्टिंग, जिस तरह की विशेषता के साथ बच्चा आता है उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। रिस्पेक्टफुल, उसको आदर दें, सम्मान दें। एंड सपोर्टिव, उसको सहायक सेवाएं प्रदान करें। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन प्रोग्राम इन ए कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट with support to diminish and remove barriers and obstacles that may lead to exclusion. सभी बच्चे एक सांझे अधिगम वातावरण में हिस्सेदारी करते हैं और वो उस व्यवस्था में से जितनी भी बाधाएं हैं उन सब को हटाने की कोशिश करते हैं, हटा देते हैं, ताकि विसमावेशन ना हो। ये मीनिंग था समावेशी शिक्षा का। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूं, सामान्य बच्चों को और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक सांझे अधिगम वातावरण में, जिसको हम कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं, उसके अंदर विद्यालय की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए जब हम एक व्यवस्था बना लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल लाइफ याद रखना है। और चार वर्ड्स ये भी याद रखने, रिस्पॉन्सिव, एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एज राइट बेस्ड मॉडल, जो टॉपिक हमारा है उस पे आते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ ट्रीटी है, संधि है। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस में एक बॉडी है यूनेस्को, यूएन कन्वेंशंस हुई, कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों में कुछ संधियां बनाई गई। संधि मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जो सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उन पे लागू होने की बात कही गई, वहां से इसका बेस बना। तो प्रारंभ करते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू एजुकेशन, a right-based approach to inclusive education proposes a conceptual framework on the very specific issue that affect the inclusion of children with disability in Central Eastern Europe and Commonwealth of Independent States। एक विशेष एरिया बताया इन्होंने कि जो यूरोप का हिस्सा है और उसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके समावेशन में बाधाएं आ रही थी। उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक मतलब डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, एक नीति का निर्माण किया गया, उसको राइट्स बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड मॉडल कहा गया। एंड प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स। और ये फ्रेमवर्क आया कैसे? पहले हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क पड़े थे, कुछ डॉक्यूमेंट पड़े थे। एक स्लेमेंका स्टेटमेंट है, एक यूएनसीआरसी है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। एक यूएनसीआरपीडी है। ये क्या है अगली स्लाइड में आपको पता लगेगा। ये बेस है हमारे इस राइट्स बेस्ड मॉडल के। उसको मैंने लिखा है वहां पर कि बेसिस ऑफ राइट्स बेस्ड मॉडल, कहां से ये आया। एंड प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया गया है यूजिंग ए ह्यूमन राइट अप्रोच, और किस तरीके से डिफाइन किया गया है, मानवाधिकार उपागम के रूप में, कि विशेष आवश्यकता वाले बालक जो हैं वो भी मानवों की श्रेणी में आते हैं और उनके अधिकार जो हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। इट डिस्क्राइब्स द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड बाय चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन CEECIS, ये है सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, to get access to education, and more importantly, it provides a menu of policies and strategies that need to be put in place and implemented by a range of stakeholders in order to realize the right of each and every child with a disability to quality education. ये क्या कहता है? It describes the challenges encountered by the children with disabilities. ये डॉक्यूमेंट बताता है कि जो अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ ये नीतियां बताता है, कुछ पॉलिसीज बताता है कि हम बच्चों को या जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? हिस्सेदार, किसी भी गतिविधि के अंदर जितने हिस्सेदार हैं, राज्य से लेकर जो स्थानीय शासन है जिसको हम गांव की पंचायत या नगर पालिका कहते हैं, वहां तक के सभी लोगों को, जैसे इन्होंने लिखा भी है, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज, नॉट स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड सिविल सोसाइटी, इन सभी को एक तरीका बताया गया है कि इन बच्चों को कैसे हम अक्षमता से गुणवत्ता परक शिक्षा दे सकते हैं। बेसिकली एक नियमावली है, किसके लिए तैयार की गई? ईस्ट सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप और कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। क्यों तैयार की गई? वहाँ के बच्चे जो थे, अक्षम बच्चे थे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थे, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं मिल रही थी। और इस डॉक्यूमेंट में क्या है? नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, व्यू रचनाएं हैं कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स बेस्ड मॉडल। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? A rights-based approach to education is informed by 7 basic principles of human rights. मानवाधिकार के 7 मुख्य सिद्धांत हैं, उसके ऊपर ये आधारित है। These principles need to be applied in the development of legislation, policy and practice relating to the right to inclusive education. ये जो सिद्धांत हैं, इनको कहाँ लागू करने की बात कर रहे हैं? वो ये तब लागू होने चाहिए जब हम कुछ चीजों का विकास कर रहे हैं। वो विकास किन चीजों का हो सकता है? कानूनों का, लेजिस्लेशन। आप अपने देश में कोई भी कानून बना रहे हो, तब आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरा, पॉलिसी, नीतियां बना रहे हो, तब आपको इनमें ध्यान में रखना है। एंड प्रैक्टिस, जब आप कोई गतिविधि करवा रहे हो, आपने शिक्षा की व्यवस्था की और उसको विद्यालय में लागू कर दिया, प्रैक्टिस में ले आए, तब आपको इन सिद्धांतों को लागू करना है, और विशेष तौर पर समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। पहला क्या है? यूनिवर्सलिटी एंड इनएलिनेबिलिटी। यूनिवर्सलिटी क्या है? सार्वभौमिकता। और इनएलिनेबिलिटी क्या है? किसी को निकाल देना, बाहर निकाल देना। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिनेबल। द एंटाइटलमेंट ऑफ ऑल पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये कहता है कि मानवाधिकार जो है वो सार्वभौमिक है, विश्व में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है वो उस पर लागू होते हैं। एन इंडिविजुअल कैन नॉट वॉलेंटरली गिव देम अप, कोई भी आदमी मतलब स्वैच्छिक उसको छोड़ना नहीं चाहता। नॉर कैन अदर टेक देम अवे, और ना कोई उनको उनसे छीन सकता है। मतलब उनको उनके अधिकार देने ही पड़ेंगे। जैसे हम यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं, यूई के अंदर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। असेस तो है ही है, परंतु उसके साथ साथ अनिवार्य रूप से देनी है। वही वाली बात ये डॉक्यूमेंट कह रहा है कि मानवाधिकार जो अनिवार्य है, कोई आदमी छोड़ना नहीं चाहता और कोई उनको छीन भी नहीं सकता। पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई भी मानव है, वो किस लिंग का है, वो किस तरह की आर्थिक स्थिति का है, किस तरह की शारीरिक योग्यताओं का है, किस तरह के रंग का है, किस तरह के धर्म का है, किस तरह की जाति का है, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, इंडिविजिबिलिटी। ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजिबल, वेदर सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल,
और सोशल, दे आर ऑल इनहेरेंट टू द डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन। इंडिविजिबिलिटी क्या होता है? अविभाज्य है, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता कि जी हिंदू है उन पे ऐसा लगा दो, मुसलमान है उन पे ऐसा लगा दो, जो क्या कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के उन पे ऐसा लगा दो, सामान्य बच्चे पर ये लागू कर दो, जो बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आता है या जिसको हम कहते हैं हैंडीकैप्डनेस की कैटेगरी में आता है, उन पे ये लागू होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिद्धांत ये कहता है ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजिबल, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब एक छतरी की तरह है वो, जो उसके नीचे आएगा वो सारे उसमें कवर होंगे। और उनके नीचे कौन आ रहा है? पूरा ग्लोब आ रहा है, वेदर सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। वो कैसे हो सकते हैं? वो नागरिक अधिकार हो सकते हैं, वो सांस्कृतिक अधिकार हो सकते हैं, वो आर्थिक अधिकार हो सकते हैं, वो राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं और वो सामाजिक अधिकार हो सकते हैं। दे ऑल आर इनहेरेंट टू द डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन। इनहेरेंट क्या है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आते हैं। किस लिए? ताकि हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है, उसका आत्मसम्मान है, उसकी जो व्यक्तिकता है, उसको ठीक से उस तक पहुंचाया जा सके या वो अपनी जो डिग्निटी है उसको प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेटेडनेस। The realization of one's right often depends wholly or in part on the realization of others. मेरा जो अधिकार है वो आपका कर्तव्य है और आपका अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है। ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अगर सम्मान नहीं करेगा तो उसके अधिकारों का हनन हो जाएगा। कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चलते हैं, इसलिए सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं है, दूसरे के लिए कैसा है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने किसी ने पूछा था कि आप सदाचरण किसे कहते हैं, अच्छा व्यवहार किसे कहते हैं। तो विवेकानंद जी ने एक दो पंक्ति की बात कही थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो व्यवहार किसी के साथ ना करना जो मैं अपने साथ करते हुए बुरा मानता हूं या जो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ करे। ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। ये चीज कहती है कि हमें सबके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। समानता और जो भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ये कह रहा है ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल एज ह्यूमन बींग्स। मानव के रूप में सभी लोग एक समान हैं। एंड बाय वर्च्यू ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ईच पर्सन आर एंटाइटल्ड टू देयर राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। और मानव होने के नाते उनको उनका जो अधिकार है, उनके जो अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। हम कौन होते हैं कि सामान्य बच्चों में और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अलग अलग तरह के अधिकार, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं पैदा करते हैं। तो ये कहता है कि सबको समान रूप से उनके अधिकार मिलने चाहिए ताकि उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो आत्मसम्मान है एक व्यक्ति के रूप में, वो उन्हें मिल सके। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन। हिस्सेदारी और समावेशन। एवरी पर्सन एंड ऑल पीपल आर एंटाइटल्ड टू एक्टिव, फ्री एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन कंट्रीब्यूशन टू एंड एंजॉयमेंट ऑफ सिविल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। किसी भी तरह का विकास हो रहा है, किसी भी तरह की गतिविधियां और एक जीवन का किसी भी तरह का जो पहलू है, उसमें सभी लोगों को सक्रिय रूप से, मुक्त तरीके से और सार्थक तरीके से हिस्सा लेने का अधिकार है। आगे इन्होंने कुछ पहलू बताए। सिविल, नागरिक। मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं किसी ऐसे भवन में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं अपना जो रिक्रिएशन है वो करना चाहता हूँ, आनंद के कुछ पल बिताना चाहता हूँ, कुछ मनोरंजन करना चाहता हूँ। तो वहाँ की जो भवन है वो इस तरह से निर्माण किया जाना चाहिए कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे उसको असेस कर पाए। ये सिविल नागरिकता की बात आती है। इकोनॉमिक, आर्थिक तंत्र की बात आती है। सोशल, सामाजिक तंत्र की बात आती है। कल्चरल, जो सांस्कृतिक पहलू उसकी बात आती है। और पॉलिटिकल, राजनीतिक पहलू की बात आती है। इन सभी पहलुओं के अंदर हर व्यक्ति सक्रिय रूप से
मुक्त रूप से और सार्थक तरीके से हिस्सेदारी कर सके, ये सिद्धांत ये कहता है। मतलब सभी को हर तरह की सुविधाएं, उनके लिए हर तरह की जो मतलब मैं क्या कहूँ व्यवस्थाएं हैं वो करनी पड़ेंगी सरकारों को, राष्ट्रों को या स्थानीय संस्थाओं। अगला है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। Empowerment is the process by which people's capabilities to demand and use their human rights grow. Empowerment जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो मानव है वो उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो क्या करती हैं कि वो कहती है कि मेरे को ग्रो होने का मौका दिया जाए। ये मानवाधिकार के रूप में आना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपनी जो इंटरनल क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, उनको पूरी तरह से ग्रो कर पाए, उनको पूरी तरह से वो विकसित कर पाए। और जब कोई भी मानव ऐसा कर लेता है तो वो समाज के लिए एक रिसोर्स के रूप में काम करने लगता है। The goal is to give people the power and capabilities to claim their right in order to change their own lives and improve their communities. इसको पाने के लिए, इस अधिकार को पाने के लिए हर व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, क्लेम करेगा अपने अधिकारों का, ताकि वो अपने जीवन का सुधार कर पाए और अपनी जो स्थानीय समुदाय है उसके अंदर कुछ सुधार लेकर आए। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जवाबदेही। एंड रिस्पेक्ट क्या होता है? आदर। किसके प्रति? कानूनों के प्रति। राइट बेस्ड अप्रोच सीक्स टू raise level of accountability in the development process by identifying rights holder and corresponding duty bearers, and to enhance the capacities of those duty bearers to meet their obligations. ये क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कह रहा है कि राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है वो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की बात कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाबदेही। जवाबदेही नहीं है हमारे भारत में, तो बहुत कम है ये। हमारे तक जो नियम है, कानून है, जो जैसे मैं एक सामान्य तौर पर एक छोटी सी बात कहूँ, अगर किसी के परिवार में उस कार्य विशेष से कोई व्यक्ति है तो बुरा न माने, मैं खुद महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे कि पुलिस जो है उसको देखकर हमें नहीं लगता कि हम सुरक्षित है। हमें लगता है, हमें डर लगता है ये रोक ना ले, ये गलत तरीके से चालान ना कर दे, ये ऐसा ना कर दे, ये वैसा ना कर दे। तो उनकी जो जवाबदेही है वो हमारी सुरक्षा की है, ना कि हमें थ्रेटन करने की, भयभीत करने की। तो वो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ानी चाहिए। वो कैसे होगी? आइडेंटिफाइंग राइट्स होल्डर। हमें ढूंढना है उन लोगों का जिनका वो अधिकार है। एक अपंग बच्चा कहाँ है, एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी का बच्चा कहाँ है, उनको आइडेंटिफाई करना। एंड कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी बियरर्स, और उसको हमने किसको बताना है? जिनकी वो जिम्मेदारी है कि आप उन तक पहुंचिए, आप उनके लिए काम कीजिए। एंड टू एनहांस द कैपेसिटीज ऑफ दोज ड्यूटी बियरर्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस। उनकी जितनी जवाबदेहियां हैं वो उनसे पूरी करवाई जाएं, उनकी कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया जाए। मतलब व्यवस्था को इतना दुरुस्त कर दें कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो अधिकार हैं उनसे वंचित ना रहे। ये थे 7 प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशंस टू एंश्योर ऑब्लिगेशंस क्या होती है? जवाबदेहियां। ऑब्लिगेशंस टू एंश्योर द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये जवाबदेहियां हैं, ये कुछ कार्य हैं जिनको करना अनिवार्य है अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अधिकार आधारित शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो when governments across the region ratified the CRC मैंने पीछे बताया, Convention on Rights of the Child, and signed or ratified the CRPD, Convention on Rights of Person with Disability, CRPD, they undertook to take all necessary measures to ensure that the rights they contain are realized. This involves action. ये क्या कहता है? जब सीआरसी और सीआरपी पीडी को जब उन्होंने साइन किया तो उन्होंने ये माना कि हम इन चीजों को लेकर काम करेंगे। वो क्या क्या है? टू फुलफिल द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को पूरा करना। बच्चे का अधिकार है, आइडेंटिफाई करें इस स्पेसिफिक एज का बच्चा कहाँ है, उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी है, किस तरह से हम उनको शिक्षा पहुंचा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके विद्यालय से जोड़ना, उनकी शिक्षा पूरी करवाना।
नेक्स्ट है टू रिस्पेक्ट द राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है उसका सम्मान करना, और सम्मान जब हम करेंगे तब हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो भी उसके लिए करना पड़े। अध्यापकों की नियुक्ति करनी है, विद्यालयों की स्थापना करनी है, उनके लिए रिसोर्सेज जुटाने हैं, उनके लिए सर्वे करने हैं, उनके लिए पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, उन बच्चों के लिए कुछ विशेष तरह की सपोर्टिव स्कीम्स लेके आनी है, वो स्कॉलरशिप हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन देने की बात आती है, तो वो सारे काम जो हैं वो रिस्पेक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द राइट टू एजुकेशन, किसी भी बच्चे का अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, सुरक्षित करना है, ताकि वो उस बच्चे को मिल पाए, प्रोटेक्ट करें। और प्रोटेक्शन में वो सारे मेजर्स, वो सारे तरीके आते हैं जिनके द्वारा हम अधिकारों का हनन होने से बचाते हैं। तो शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त हो रही, कौन से वो कारण हैं, किस तरीके से हो सकती है, वो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू एजुकेशन में आएगा। चौथे गवर्नमेंट के लिए, सरकारों के लिए। अब आता है लोकल बॉडीज के लिए क्या क्या है ऑब्लिगेशंस। However, in order to achieve inclusive education, action is needed beyond national governments to involve stakeholders at every level. सरकार तो प्रयास करे ही करेगी, परंतु जो स्थानीय शासन के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हिस्सेदार हैं, हर स्तर के, उनको भी कुछ ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे पहला आया फॉर लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज कौन है? मैंने पहले भी कहा, वो गांव की पंचायत हो सकती है, वो स्थानीय नगर पालिका हो सकती है, वो नगर निगम हो सकता है, या कोई और हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ लोकल पॉलिसीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन, क्या क्या करना पड़ेगा उनको? एप्रोप्रिएट सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल स्कूल्स, जो स्कूल हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ फंडिंग, उसके लिए वित्त का प्रबंध करना पड़ेगा, पैसे का प्रबंध करना पड़ेगा, धन का प्रबंध करना पड़ेगा। सेक्योरिंग द नेसेसरी बिल्डिंग अडेप्टेशंस एंड द प्रोविजन ऑफ रिसोर्स सेंटर्स, जो भवन हैं उनमें हमें क्या क्या अडेप्टेशन करनी है, क्या क्या बदलाव करने हैं, ताकि सभी के लिए वो विद्यालय, जैसे मैंने बताया अभी कि एक आदमी ऐसे भवन में जाना चाहता है, बच्चा जिसके अंदर मनोरंजन के कुछ साधन है, तो उस भवन को हमें ऐसे निर्माण करना है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति अपनी व्हील चेयर के साथ अंदर जाना चाहता है, तो उसके लिए एक रैंप होना चाहिए। तो ये अडेप्टेशन हमें करने हैं। और रिसोर्स सेंटर, संसाधन केंद्रों की भी व्यवस्था करनी है, जहां पर इस तरह के सभी तरह के जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं या जनरल बच्चे हैं, उनको वो संसाधन कहाँ से मिल सकते हैं। ये है लोकल अथॉरिटीज का काम। फिर आता है इंडिविजुअल स्कूल्स, विद्यालयों को क्या करना है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वायरमेंट, समावेशी शिक्षा से संबंधित वातावरण तैयार करना है। लेबलिंग नहीं करनी बच्चों की, तू तो ऐसा है, तेरे में ये कमी है, वो नहीं होना चाहिए। सबको पढ़ा पाने का, सबको एक साथ बैठा पाने का, सबका एक साथ विकास कर पाने का जो वातावरण है वो तैयार करना है। विच एड्रेसेस द कल्चर, सभी तरह की संस्कृतियों के लिए जगह होनी चाहिए। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द स्कूल टू एंश्योर दैट द बेसिक कंडीशन एग्जिस्ट इन विच ऑल चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट एंड लर्न। नीतियां और अभ्यास गतिविधियां जो हैं विद्यालय की, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सभी बच्चे हिस्सा ले पाएं और सभी बच्चे जो है वो सीख पाए। ये विद्यालय को करना है। नेक्स्ट है फॉर पेरेंट्स, सेंडिंग ऑल देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है? सभी बच्चों को विद्यालय भेजना, एंड सपोर्टिंग देम बोथ इन देयर एजुकेशन एंड हेल्पिंग ensure that schools comply with the principles of an inclusive approach। पहला काम क्या है? विद्यालयों, बच्चों को विद्यालय में भेजना। दूसरा, एंड सपोर्टिंग देम बोथ इन देयर एजुकेशन, उनको क्या करे? वो शिक्षा में सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे, और उनको क्या करे? विद्यालय के साथ इंक्लूसिव अप्रोच में एडजस्ट होने में हेल्प करे। फॉर पेरेंट्स, दोबारा आ गए, फॉर चिल्ड्रन टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट एंड लर्न। बच्चों की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो उस अवसर का फायदा उठाए, उसमें हिस्सेदारी करे और उससे सीखे, मतलब नीरस होकर ना बैठे, वो उसमें उत्साहित होकर हिस्सेदारी करे। सपोर्ट देयर पीयर्स, अपने सहपाठियों को सपोर्ट करे, एंड कोऑपरेट विद द वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिव स्कूलिंग,
और जो समावेशी विद्यालय के जो मूल्य हैं, नियम हैं, उनको वो क्या करे, सहयोग करे। नेक्स्ट है फॉर सिविल सोसाइटी, सामाजिक जो सामान्य समाज है उसकी क्या जिम्मेदारी है, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, समुदाय आधारित समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एन एनवायरनमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, ऐसे बच्चों की हम रिस्पेक्ट कम करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको छिपा के रखते हैं, उनको विद्यालय नहीं भेजते, उनको किसी सांस्कृतिक गतिविधि में नहीं लेकर जाते, हमारे घर में कोई गेस्ट आया उससे नहीं मिलवाते, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो उनको हटाकर एक ठीक तरह का जो एक्सेप्टेंस का और रिस्पेक्ट का वातावरण है वो जो है वो बनाया जाए। बाकी का पार्ट कल करेंगे। आधा चैप्टर ये रहता है। अभी मैं इसको ओवर कर रहा हूँ क्लास को, कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम, आधा लेसन कल कर पाएंगे।